गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्वागत है। और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस टॉपिक को हम लोग स्टडी करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। टॉपिक का नाम क्या है? रेजोनेंस। रेजोनेंस को ही हम लोग हिंदी में अनुनाद कहते हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 बेस्ट टॉपिक का नाम लिया जाए तो उसमें से एक टॉपिक ये भी आएगा, रेजोनेंस। ये हर चैप्टर में यूज होना है। जितना भी चैप्टर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, 7 चैप्टर क्लास 12 में है और 11th में भी जो चैप्टर है उसमें भी ये रेजोनेंस का यूज़ था। तो रेजोनेंस 11 के भी टॉपिक में कवर करता है और 12 के भी टॉपिक में कवर करता है। और जिस जगह पे भी लगेगा ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, वहाँ पर बिल्कुल आंसर ही बदल जाता है। आप सोचिएगा आंसर कुछ और होगा और आंसर कुछ और जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी डिटेल में हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि जवाब सोचिए और उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे और आप आंसर मैच कीजिएगा कि आपने सही सोचा या गलत सोचा। ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, और आपसे पूछा जाए कि ANE, ENE और YNE में किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा? सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा या डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा या ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा? बॉन्ड लेंथ आप लोग समझते हैं, बंधन लंबाई। बंधन लंबाई मतलब कि दो परमाणु के बीच का जो दूरी होता है, वो जो बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड का लेंथ बताना है, लंबाई बताना है कि सिंगल बॉन्ड का लंबाई ज़्यादा होगा या डबल बॉन्ड का लंबाई ज़्यादा होगा या ट्रिपल बॉन्ड का लंबाई ज़्यादा होगा। आप लोग सोचिए और फिर यहीं से हम कहानी स्टार्ट करते हैं। ये रिलेटेड होगा रेजोनेंस से। और कमेंट में एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा है कि सर ये बताइए कि आप लोन पेयर बताए थे, तो सोडियम के लोन पेयर का वैल्यू कितना होता है? हम इस लेक्चर में उसका भी आंसर दे देंगे और फिर कहानी शुरू करेंगे किसको? रेजोनेंस को। तो आप लोग सोचे ठीक तरीका से। आप लोग को ये बताना है कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है? तो हम लोग को पता है कि ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको हम लोग सिग्मा कहते हैं। तो ये हम लोग के लिए एक सिग्मा बॉन्ड है। इसमें हम लोग को पता है कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में ये बीच वाले को हम लोग सिग्मा मान लेते हैं, तो ऊपर नीचे पाई होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है। मेरा बात आप लोग को समझ में आ रहा है? तो हम ये पूछना चाह रहे हैं आप लोग से कि ये हम लोग दिखाने को तो छोटा बड़ा दिखा देते हैं, लेकिन इसका अगर बॉन्ड लेंथ का बात किया जाएगा, क्वेश्चन कैसे रहेगा? इस सिंगल बॉन्ड को हम लोग ANE कहते हैं, डबल बॉन्ड को हम लोग ENE कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग YNE कहते हैं। तो अगर हम लोग से ये पूछा जाएगा कि बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ का बताना है कि आंसर ANE, ENE और YNE में किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा और किसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। मतलब ये दोनों के बीच का दूरी सबसे ज़्यादा किस में आएगा? तो ज़रा सोचिए और ठीक तरीक़ा से समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ने का काम एक बॉन्ड कर रहा है, मतलब सिग्मा कर रहा है। सिग्मा ताकत लगा रहा है कि ये दोनों कार्बन नज़दीक आ जाए। यहाँ पर इन दोनों कार्बन को नज़दीक लाने का काम सिग्मा तो कर ही रहा है, साथ में पाई भी कर रहा है। आप लोग को पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बात सही है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है, इसका कोई मजबूती ही नहीं है। मतलब ये कि ये कमज़ोर है लेकिन ताकत तो ये भी लगा रहा है। तो इसका मतलब इसमें सिग्मा के साथ साथ पाई भी ताकत लगाया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा। तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें केवल सिग्मा ताकत लगा रहा था, इससे ज़्यादा ताकत ये लगा दिया तो इसमें दोनों कार्बन नज़दीक आ जाएगा। और इसमें 2 पाई बॉन्ड लगा दिया तो इसका मतलब ये और भी नज़दीक आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा ये होगा और इससे भी बड़ा ये होगा। तो अगर बॉन्ड लेंथ का बात किया जाएगा तो याद रखना है आप लोग को कि ANE का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, इससे कम बॉन्ड लेंथ होगा ENE का और इससे भी कम बॉन्ड लेंथ होगा किसका? YNE का। आप लोग को बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना है कि जिसमें ज़्यादा बॉन्ड होगा, जिसमें बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा, और जिसमें बॉन्ड सबसे कम होगा उसका दूरी सबसे ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड में ENE वाले का, डबल बॉन्ड वाले का एक बार मान पूछ लिया था। तो याद रखना है कि ANE का जो मान होता है वो
54 एंगस्ट्रम होता है। ये किस चीज़ का मान है? ये बॉन्ड लेंथ का मान है सिंगल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड के लिए मान होता है 1.34 एंगस्ट्रम और ट्रिपल बॉन्ड के लिए मान होता है 1.20 एंगस्ट्रम। तो दिख रहा है आप लोग को कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है? ANE का। इसमें दूरी, इसमें कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है और इसमें सबसे कम है। बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछ लिया था डबल बॉन्ड वाले का। इसका पूछ लिया था क्वेश्चन, क्या पूछा था? क्वेश्चन ये पूछा था कि एल्कीन ALKENE एल्कीन के बॉन्ड लेंथ का मान कितना होता है, और ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन दिया था और एक ऑप्शन और भी दिया था। याद रखना है कि वो मान पूछ लिया था, तो एग्जाम में अरेंजमेंट भी पूछ सकता है और डायरेक्ट इसका मान भी पूछ सकता है। तो आप लोग को मान याद रखना है तीनों का। तो फिलहाल डबल बॉन्ड एल्कीन के लिए जो मान आएगा वो मान आएगा कितना? 1.34 एंगस्ट्रम। तो ये तीनों मान को आप लोग को याद रखना है। बात समझ में आ रहा है? तो ये रेजोनेंस से कैसे रिलेटेड है। तो अब बात करते हैं एक और एग्जांपल, मतलब रेजोनेंस का बात स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जरा ध्यान देना है सही तरीका से आप लोग को। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं बेंजीन को, बेंजीन का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, काफ़ी पॉपुलर कंपाउंड है C6 और S6। अगर बेंजीन के हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में हम लोग को पता है कि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड आता है। एक जगह डबल बॉन्ड आएगा, एक जगह नहीं आएगा, फिर एक जगह आएगा, फिर एक जगह नहीं आएगा, फिर एक जगह आएगा। इसका मतलब कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें 3 पाई बॉन्ड है। कितना पाई बॉन्ड है? जितना डबल बॉन्ड उतना पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड 3 जगह पर आया, इसका मतलब 3 पाई बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये ENE है, और ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का ANE। तो 3 जगह पे ANE और 3 जगह पर ENE है। तो आप जरा सोचिए कि अभी हम बॉन्ड लेंथ के बारे में बताए थे कि ANE का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है और इसका बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो अगर हम इसको A मान लें और इसको हम लोग अगर B मान लें और इसको बोला जाए कि बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, A का ज़्यादा होगा या B का ज़्यादा होगा, तो A का बॉन्ड लेंथ हम लोग को पता है कि A का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा किससे? B से। क्यों? क्योंकि ये जो A है ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो B है ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी हम लोग देखे थे तुरंत यहाँ पर कि यहाँ पर ANE का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और ENE का बॉन्ड लेंथ जो है ये कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा के साथ साथ पाई भी ताकत लगाया तो ये नज़दीक आ गया। मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये होना चाहिए था आंसर, लेकिन ये आंसर गलत है। अब सोचने वाला बात क्या है कि जब साइंटिस्ट लोग बेंजीन के बारे में सही तरीका से स्टडी स्टार्ट किया तो उसको ये पता चला कि ये दोनों का आंसर बराबर आ जाता है। क्या मतलब? जब आंसर प्रैक्टिकल से निकाला गया तो प्रैक्टिकल में वैज्ञानिक लोग को ये पता चला, साइंटिस्ट लोग को ये पता चला कि बॉन्ड लेंथ में A और B का बॉन्ड लेंथ बराबर आ गया, मतलब ये सही आया और ये गलत आ गया। तो ये तो काफ़ी आश्चर्य वाला बात हो गया। ये तो आंसर होना चाहिए था ये दोनों बराबर कैसे हो सकता है? इसमें केवल सिग्मा है, इसमें सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी है, तो इसका मतलब ये दोनों को बराबर होना नहीं चाहिए, लेकिन आंसर यही सही था। तो अब इसके ये आंसर क्यों सही हो गया? तो इसी का जवाब आता है रेजोनेंस से। तो रेजोनेंस एक काफ़ी बेहतर टॉपिक है जो कि हर जगह पर जहाँ पर आंसर आना कुछ और चाहिए और आंसर आ कुछ और जाएगा, तो इसलिए इसको जरा ठीक तरीका से आप लोग को समझने का कोशिश करना है। चलिए इसका आंसर समझिए। अब होता क्या है यहाँ पर कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इसमें ये जो पाई बॉन्ड है ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये एक जगह पे फिक्स नहीं रहता है, ये इसमें मूव करते रहता है और ये मूवमेंट को ही बताता है रेजोनेंस। मतलब अभी रेजोनेंस को स्टार्ट करने से पहले ये सब हम कहानी समझा देना चाहते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है उस जगह पर सिंगल बॉन्ड दे देना है, और जहाँ जहाँ पर सिंगल बॉन्ड था उस जगह पे डबल बॉन्ड दे देना। मतलब बेंजीन का ये भी स्ट्रक्चर सही है और बेंजीन का ये भी स्ट्रक्चर सही है। तो इसका मतलब बेंजीन को हम 2 तरीका से रिप्रेजेंट किए, और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, तो बेंजीन में लग रहा है कि डबल बॉन्ड इसमें मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है, इसलिए बेंजीन में बुक में स्ट्रक्चर में इस तरीका से उसको रिप्रेजेंट करता है, डॉटेड से, है ना। कुछ राइटर तो अब इसमें सर्किल को रिप्रेजेंट करने लगे। तो बेंजीन को दिखाने का ये सारा तरीका है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड तो फिक्स होता है, लेकिन इसका जो पाई बॉन्ड है वो इसमें मूव करते रहता है, और ये मूवमेंट को ही बताता है रेजोनेंस। इस पाई बॉन्ड के मूवमेंट को ही क्या बताता है? रेजोनेंस बताता है। तो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस का। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर रेजोनेंस पे आते हैं। रेजोनेंस के बारे में आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जान लीजिए कि रेजोनेंस तभी पॉसिबल है जब उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो रेजोनेंस का बनना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
अच्छा, रेजोनेंस बनने के लिए दो कंडीशन है, चाहे तो उसमें पाई बॉन्ड आना चाहिए या फिर उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर एटम के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर उसमें पाई बॉन्ड है तब तो उसमें रेजोनेंस का पॉसिबिलिटी है, मतलब उसमें रेजोनेंस बन सकता है। ऐसा भी जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड आएगा मतलब पाई बॉन्ड आएगा तो रेजोनेंस बनेगा ही, रेजोनेंस बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो बिना एग्जाम्पल के इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ये बात समझ लीजिए कि रेजोनेंस का बनना तभी पॉसिबल है जब उसमें क्या प्रेजेंट हो, जब उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो हो सकता है कि उसमें रेजोनेंस बनेगा, और या फिर उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में रहना चाहिए। तो अगर उसमें पाई बॉन्ड है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या दोनों में से कोई एक भी है तो वहां पर रेजोनेंस बन सकता है। बन सकता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसमें रेजोनेंस हो और हो सकता है कि रेजोनेंस नहीं भी हो। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं, कई एग्जाम्पल को लेंगे ताकि अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो सके। ध्यान देना है आप लोग को। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बिना 3-4 एग्जाम्पल के ठीक से समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा अस्थिर से समझिएगा। CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हो गया CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया CH2। और हम लोग को पता है कि कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर 2 और 1 3 बॉन्ड ही हुआ है। इस कारण से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम लोग कार्बोकेटाइन कहते हैं, मतलब ये हम लोग का कार्बोकेटाइन है। अब हम लोग को ये जानना है कि क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो ज़रा ठीक से समझना है। हम लोग को देखना है कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो ज़रा समझना है। पाई बॉन्ड है, अगर पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस बन सकता है, तो इसको बोलते हैं कंजुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव। पाई सिग्मा पॉजिटिव हो, क्या बोलना चाह रहे हैं हम, अगर उसमें पाई हो, सिग्मा हो या पॉजिटिव हो, इसको कंजुगेशन कहते हैं। या फिर पाई हो, सिग्मा हो, निगेटिव हो, इसको भी कंजुगेशन कहते हैं। पाई हो, सिग्मा हो, फिर पाई हो, इसको भी कंजुगेशन, मतलब अल्टरनेट होना चाहिए, बीच में सिग्मा सब में आएगा, सिग्मा सब में आएगा। तो अगर पाई सिग्मा पॉजिटिव है तो समझना रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा निगेटिव है तो भी समझना रेजोनेंस होगा। अगर पाई सिग्मा पाई मतलब पाई सिग्मा पाई मतलब डबल बॉन्ड सिग्मा और डबल बॉन्ड है तो भी रेजोनेंस होगा। तो कुछ और भी कंडीशन है, पहले हम लोग 3 कंडीशन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, पाई है, सिग्मा है और पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। अब रेजोनेंस पॉसिबल है तो देखते हैं जरा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि रेजोनेंस कहता है कि किसी भी कंपाउंड का जब 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो जाए तो वो रेजोनेंस हुआ। तो जरा देखते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है, सिग्मा तो कांस्टेंट आता है लेकिन पाई मूव करता है। तो ये प्लस जो है यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना है कि एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो ये दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक से समझना है, यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये जो हम लोग का CH2 था इसको CH2 रहने दिए, ये डबल से हो गया सिंगल, ये हो गया हम लोग का CH, ये सिंगल से हो जाएगा डबल और यहाँ पर आ गया CH2। तो जैसे डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ का पॉजिटिव हट गया, क्यों, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 और 2 यहाँ पर 4, तो इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। तो अब ये पॉजिटिव गया क्या, यहाँ का पॉजिटिव उठ करके यहाँ आ गया, क्यों, क्योंकि इसका देखो 2 और 1 3 हुआ, तो 3 हुआ तो इसका मतलब पॉजिटिव यहाँ आ गया। तो देखो एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है और दूसरा स्ट्रक्चर ये है, तो 2 स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में देखो एटम इधर उधर नहीं हुआ है, जहां पर कार्बन हाइड्रोजन था सेम उसी जैसा है, केवल इसमें क्या हुआ कि पाई बॉन्ड का रोटेशन हुआ। तो पाई बॉन्ड का रोटेशन हुआ और चार्ज चेंज कर गया। तो याद रखना है कि जब पाई बॉन्ड मूव कर रहा हो, इसमें मूव कर रहा हो मतलब पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, दोनों जगह पर प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर में लग रहा है पाई बॉन्ड यहाँ है और इस स्ट्रक्चर में लग रहा है पाई बॉन्ड यहाँ है। तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को ही कहते हैं रेजोनेंस। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला करके एक और स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसमें कि किस तरीका से दिखाएं, तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड दिखा दिए और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड दिखा दिए। अब इसमें मूव कौन कर रहा है, ये जो कांस्टेंट है ये सिग्मा बॉन्ड है, इसमें मूव कौन कर रहा है, इसमें मूव कर रहा है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड पहला स्ट्रक्चर से दिख रहा है कि यहाँ पर है और दूसरे स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि यहाँ पर है। तो इसी को दिखाते हैं डॉट डॉट से, इसी को दिखाते हैं किससे, डॉट डॉट से। तो ये डॉट डॉट क्या बताता है, ये बताता है कि इसमें पाई बॉन्ड का पॉसिबिलिटी यहाँ भी है, पाई बॉन्ड का पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है। अब दिखाना है चार्ज को, तो चार्ज
पहला स्ट्रक्चर में इधर है और दूसरे स्ट्रक्चर में इधर है, तो ये चार्ज भी इस पर रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी थोड़ा प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो जब दोनों स्ट्रक्चर को समेट कर एक जगह पर दिखाते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, तो इसमें दोनों तरफ चार्ज दिखाएंगे, तो इसको दिखाते हैं डेल्टा प्लस और ये भी दिखाते हैं डेल्टा प्लस। इसको बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल आंशिक, आंशिक धन आवेश यहाँ भी है, आंशिक धन आवेश यहाँ भी है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर था, ये दोनों स्ट्रक्चर को मिला करके इस स्ट्रक्चर को लिखा गया, ये दोनों स्ट्रक्चर को मिला करके इस स्ट्रक्चर को लिखा गया। तो इसका नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका नाम क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जब डॉट डॉट से पाई बॉन्ड को दिखा दें तो इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और ये जो दो गो स्ट्रक्चर बना, फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जरा ठीक से समझना है, रेजोनेंस एक घटना है। रेजोनेंस क्या है? एक घटना है, और उस घटना को दो तरीका से रिप्रेजेंट किए। तो ये जितना भी, इसमें दो स्ट्रक्चर बना, हो सकता है दो से ज्यादा भी बनेगा, 3 4 5, तो जितना भी स्ट्रक्चर बनेगा उस सारे स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा गया है? उस सारे स्ट्रक्चर का नाम रखा गया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और सबको मिला करके जो एगो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। मेरा बात आप लोग को ठीक से समझ में आ रहा है? तो हम क्या कहना चाह रहे हैं जरा समझिए। यहाँ पर जो अभी हम बेंजीन को दिखाए थे, तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर था, ये दोनों स्ट्रक्चर को बोलेंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये जो बना, ये जो हम लोग सर्किल दिखाए हैं, इसमें पाई बॉन्ड मूव करते हुए, ये कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये हम लोग का रेजोनेंस हाइब्रिड है, और ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मेरा बात समझ में आ रहा है? एक बात और समझिए कि ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड कांस्टेंट हो गया, हिल डोल नहीं रहा है, और इसमें मूव कर रहा है। तो याद रखना है कि अगर कोई पूछेगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड, ये दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, मजबूत कौन है, स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है? तो याद रखना है कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब ये बेंजीन का सही स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग रियल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल स्ट्रक्चर। ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये ऐसा सोचा जा रहा है, ये कांस्टेंट कर दिया गया, तो ये इमेजिनरी है, ऐसा हम लोग दिखाते हैं। मूव करके दिखाना जो होता है ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बताता है। तो ये हम लोग का इमेजिनरी स्ट्रक्चर है और ये हम लोग का रियल स्ट्रक्चर है। तो याद रखना है आप लोग को। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? तो ये हम लोग का जो कहलाया, ये कहलाया रेजोनेंस क्या? हाइब्रिड। तो याद रखना है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये कम स्ट्रॉन्ग है। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। अभी ये वाला एग्जाम्पल लिए थे जहाँ पर पाई है, सिंगल बॉन्ड है और पॉजिटिव है। पाई है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव है। याद रखना है बीच में सब में सिग्मा आएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब निगेटिव वाला के स्ट्रक्चर देखते हैं। निगेटिव वाले स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है? अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, और सपोज कीजिए कि इस जगह पर कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ था, है ना, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, वो हट गया और इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। निगेटिव चार्ज जो होता है वो अपने ऊपर लोन पेयर लाता है। अपने ऊपर क्या लाता है? लोन पेयर। फिर से समझिए, ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर बॉन्ड हटेगा तो याद रखना है कि लोन पेयर बनेगा, और लोन पेयर हटेगा तो बॉन्ड बनेगा, फिर बॉन्ड हटेगा तो लोन पेयर बनेगा, और यही मूव करते रहता है। इसको एक एग्जाम्पल से और देखेंगे। पहले एक एग्जाम्पल ये देखिए, 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल आने के बाद और अच्छा से समझ में आएगा। तो याद रखना है कि निगेटिव चार्ज जो होता है वो लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस पे 2 गो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि यहाँ पर भी लोन पेयर और यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। ये भी निगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो अगर ये इधर आएगा तो ये इधर भागेगा। इसमें क्या हुआ था? यहाँ उठ के यहाँ गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्शन था, इसलिए यहाँ से यहाँ चला गया। तो अब ये लोन पेयर अगर इस जगह पर आया तो ये शिफ्ट कर जाएगा इस जगह पर। तो देखो जरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो ये बता देगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डबल से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया ये सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर इधर आया, मतलब निगेटिव चार्ज खत्म होने वाला है। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2। तो देखो यहाँ पर इसका 4 बॉन्ड बन गया, 2 और 2 4, यहाँ का यहाँ शिफ्ट किया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर को जरा ठीक से देखो, इसमें निगेटिव इस कार्बन पे था और इसमें निगेटिव इस कार्बन पे। ये हम लोग का फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये हम लोग का सेकंड स्ट्रक्चर। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों को अगर हम लोग मिला दे तो मिला करके बताओ कि इसका रेजोनेंट
हाइब्रिड क्या बनने वाला है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनने वाला है, तो जरा ठीक से देखो, ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का CH2। अब जरा देखो, यहाँ पर पाई बॉन्ड, पहला स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है और दूसरा स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज पहला स्ट्रक्चर में यहाँ पे था और दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पर है, तो इस पर आ जाएगा डेल्टा माइनस और इस पर आ जाएगा डेल्टा माइनस। जब दोनों पर दिखाना होगा तो डेल्टा से दिखाएंगे और एक पे दिखाना होगा तो डायरेक्ट माइनस दिखाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये दोनों जो स्ट्रक्चर बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर पूछेगा एग्जाम में कि तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो याद आना सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा। तो याद रखना है कि जहाँ जहाँ पर रेजोनेंस बनेगा उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। स्टेबिलिटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एक बात आप लोग फिर से समझिए, सपोज कीजिए कि ये जो हैंड है ये मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये हैंड किस जगह पर है, ये मिडिल में है, ये लेफ्ट है या फिर राइट है, तो आप लोग क्या बताइएगा, ये तो तीनों जगह पे पॉसिबल। तो ये पाई बॉन्ड है, ये मूव कर रहा है, तो ये जो मूवमेंट है यही रेजोनेंस है। ये एक जगह पे फिक्स नहीं रहता है, ये पाई बॉन्ड है, कभी लगेगा यहाँ है कभी लगेगा यहाँ है। तो ये जो मूव करते रहता है ये मूवमेंट ही कहलाता है रेजोनेंस। आप लोग को बात समझ में आ रहा है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, तो कहना चाह रहे हैं कि रेजोनेंस एक घटना है, एक फिनोमिना है। तो रेजोनेंस एक फिनोमिना है जिसमें एक ही कंपाउंड का स्ट्रक्चर कई जगह कई तरीका से बन सकता है। तो जब एक ही कंपाउंड का स्ट्रक्चर कई तरीका से बनेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। 2010 का क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि क्लोरोबेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, क्लोरोबेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, ये क्वेश्चन है। जरा ध्यान देना है ठीक तरीका से, क्लोरोबेंजीन के बारे में पूछा गया था, जरा ध्यान देना है। क्लोरोबेंजीन तो क्वेश्चन दिया गया था कि क्लोरोबेंजीन का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। वहां पर बिहार बोर्ड में 2010 में इसका ऑप्शन भी दिया हुआ था, ऑप्शन दे दिया था इसमें 4, ऑप्शन में है 5, ऑप्शन में है 6 और ऑप्शन में है 3। बताना है कि क्लोरोबेंजीन का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब कैसे बनाएंगे क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो जरा ठीक तरीका से समझना है। अभी हम आप लोग को बताए थे कि लोन पेयर, अच्छा उसका भी जवाब देते हैं। एक स्टूडेंट पूछा था कि सर सोडियम का, कमेंट में दिया था कि सर सोडियम का कितना लोन पेयर होता है। तो जरा लोन पेयर के बारे में समझ लो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान देना जरा, सबसे पहले जरा समझना ठीक तरह से लोन पेयर को। लोन पेयर जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, तो इसका क्या निकलेगा 2 और 5, तो इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, नाइट्रोजन को 8 पुराने के लिए 3 चाहिए। एक्चुअल में नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मान 5 है, तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, 1 2 3 4 5। अब 8 पुराने के लिए इसको 3 चाहिए, तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा, तो इसका मतलब इस पर एक लोन पेयर बच गया। तो लोन पेयर क्या होता है समझ में आया। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर का आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 होता है तो 2 और कितना निकलेगा 6, तो ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 पुराने के लिए कितना चाहिए, इसको 8 पुराने के लिए 2 चाहिए, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब 1 लोन पेयर ऊपर 1 लोन पेयर नीचे, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 2 है। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन का, यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन का 17 होता है, तो 17 है, तो इसका मतलब इसका निकलेगा 2 8 और 7, तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इस पर 7 इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, तो 8 पुराने के लिए 1 चाहिए, तो ये 1 बॉन्ड बनाया, तो 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर। इसका मतलब क्लोरीन में लोन पेयर का नंबर कितना है, क्लोरीन में लोन पेयर का नंबर 3 है। तो अब स्टूडेंट का जो क्वेश्चन था वो क्या था, स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर सोडियम में लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन बताइए। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, और सोडियम का परमाणु संख्या 11 तो निकलेगा 2 8 और 2 8 और 1, तो इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोचने वाला बात यह है कि सोडियम मेटल है, धातु है, और धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस करता है। तो ये लॉस करेगा, तो जैसे इस पर प्लस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, तो ये शेयरिंग नहीं करता है। शेयरिंग करने का जो कोवैलेंट बॉन्ड जहां पर बात होगा उसी जगह पर वहां पर रेजोनेंस का बात होगा, वहीं पर लोन पेयर का बात होगा। मेटल का लोन पेयर हमेशा 0 होता है। फिर से समझ लीजिए,
मेटल का लोन पेयर हमेशा जीरो होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था, एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो अगर कोई पूछेगा सोडियम का लोन पेयर बताइए तो क्या होगा, जीरो। केवल सोडियम का नहीं, जितना भी मेटल है सबके लोन पेयर का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। ध्यान रखना आप लोग को ये बात। तो अब इस क्वेश्चन के अलावा अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है उसको जरा सा सॉल्व करते हैं, जरा ठीक से ध्यान देना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आंसर क्या आएगा, तो जरा ठीक से देखो, ठीक से ध्यान देना, क्योंकि एक से कई स्ट्रक्चर बन सकता है। बेंजीन, तो ये हम लोग के लिए बेंजीन हो गया, और क्लोरोबेंजीन तो इसके ऊपर आ गया क्लोरो, तो इसी का नाम है, इसी का यूपीएससी नाम है क्लोरोबेंजीन। तो जरा बताओ कि क्लोरीन पर लोन पेयर कितना होता है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या भी बताए थे आप लोग को, 17 होता है, और 17 का निकालेंगे तो 2, 8 और 7, और 7 में से वो एक बॉन्ड बना लिया तो कितना बचेगा, 3। एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो जरा ठीक से देखो, लोन पेयर सिग्मा और पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये देखो कंजुगेशन में आ गया। किस में आ गया, कंजुगेशन में। तो यहाँ का लोन पेयर वो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ का पाई बॉन्ड उठ करके इस जगह पर आएगा। इस पोजीशन को हम लोग ऑर्थो कहते हैं, इस पोजीशन को हम लोग मेटा कहते हैं, और इस पोजीशन को हम लोग पारा कहते हैं। तो बेंजीन में ये ऑर्थो है, ये मेटा और ये पारा है। अब इसका रेजोनेंस कैसे बनेगा, तो जरा ठीक से देखना है। ज़्यादातर स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है, साइंस लिए हैं, जरा दिमाग लगाइए ठीक से। बेवकूफ़ की तरह दिमाग रखने से काम नहीं चलेगा, जरा ठीक से ध्यान देना है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ का लोन पेयर हटेगा, तो लोन पेयर यहाँ से हटेगा, तो जहाँ से हटता उस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड से बदल जाएगा डबल बॉन्ड में। यहाँ पर आ गया Cl, और यहाँ पर देखो इस जगह पर बॉन्ड ज़्यादा बन गया, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है और बन गया कितना बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तो इस जगह पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो याद आना, जहाँ पर बॉन्ड ज़्यादा बनेगा उस जगह पे पॉजिटिव, या फिर ऐसे समझो कि जहाँ से लोन पेयर हटता है उस जगह पे पॉजिटिव आ जाता है। फिर से समझो, यहाँ से पाई बॉन्ड हटा, तो पाई बॉन्ड हटेगा तो इस जगह पर लोन पेयर पहुँच जाएगा, तो लोन पेयर जो है वो इस जगह पर आ गया, तो इस यहाँ का पाई बॉन्ड हटा और इस जगह पर प्रेजेंट हो गया लोन पेयर। और लोन पेयर का मतलब समझना निगेटिव, और ये दोनों जैसे था वो वैसे रहेगा। ठीक से ध्यान देना, यहाँ वाला जो लोन पेयर है वो अब इस जगह पर पाई बॉन्ड को लाएगा, और यहाँ का पाई बॉन्ड जो है वो इस जगह पर शिफ्ट करेगा पारा पोजीशन पर। तो अब इसका रेजोनेंस देखो आगे कैसे बनेगा। तो यहाँ पर का जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ऊपर जैसे वैसे रह गया, ठीक है। यहाँ का जो लोन पेयर था वो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड नहीं था, ये बॉन्ड आ गया। यहाँ का जो पाई बॉन्ड था वो इस जगह पर लोन पेयर को ला दिया, ठीक है, और ये जैसे था वैसे रह गया। ठीक से ध्यान देना है, और बनाने का कोशिश भी करना है, हम होमवर्क में भी देंगे और फिर इसको अगले लेक्चर में बताएंगे भी। जरा ध्यान देना है सही तरीका से। अब क्या होगा, यहाँ का लोन पेयर इस जगह पर शिफ्ट करेगा, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इस ऑर्थो पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो जरा ठीक से देखो, ये जैसे था उसको वैसे रख दिए। एगो हमेशा कांस्टेंट है बेंजीन में, और देखो मूवमेंट कैसे हो रहा है। यहाँ का मूवमेंट यहाँ हुआ, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो लोन पेयर को यहाँ पे पहुँचा दिया है। आ रहा बात समझ में। अच्छा, लोन पेयर जो है वो निगेटिव भी है, तो बुक में हो सकता है कि ऐसे करके दिखाए, ये दोनों एक ही चीज़ है, हम लोन पेयर दिखा रहे हैं। अब लास्ट बार है, जरा ठीक से ध्यान देना है। यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है ये लोन पेयर यहाँ पर डबल बॉन्ड ला देगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये फिर से इस जगह पे लोन पेयर लगा, तो लोन पेयर का मतलब निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव मिलके कैंसिल हो जाएगा, मतलब जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँचने वाले हैं। ठीक से देखो, पहले ये लोन पेयर हटा था तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, अब ये डबल बॉन्ड हटेगा और वहाँ से पॉजिटिव हट जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, जरा ठीक से ध्यान देना है। इससे स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये दोनों जैसे है उसको पहले उतार दो, सेम टू सेम। अब ये जो लोन पेयर था वो इस जगह पर डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड अब बदल गया डबल बॉन्ड में। यहाँ का जो बॉन्ड था डबल, अब वो सिंगल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का अब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 लोन पेयर, और ये जब इधर जाएगा तो यहाँ पर एक लोन पेयर फिर से आएगा। लोन पेयर का मतलब निगेटिव, और पहले से था पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखो, जैसा था स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर पहुँच गया। तो क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक से देखो, यहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया है,
आ रहा है। और जहाँ जहाँ पर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था वहाँ वहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। तो रेजोनेंस यही बताता है कि बेंजीन में जो ये डबल बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये क्या करता है, मूव करता है। और ये मूवमेंट से क्या पता चलता है, अगर रेजोनेंस कहीं पे बन गया तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। अगर यहाँ से क्लोरीन को भगाना होगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से बदल गया है किस में, डबल बॉन्ड में। तो हम लोग फिलहाल अभी रिएक्शन पे नहीं जाएंगे, जब रिएक्शन आएगा तो वहाँ पर बाद में अलग से देखेंगे। फिलहाल इसका आंसर जानिए। क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन, कोई भी बेंजीन, कोई भी हेलो ग्रुप रहेगा बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ, अब पूछेगा कि कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। तो देखो यहाँ पर ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये चौथा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये 5 नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, कुछ लोग को लगता है कि ये पहला नंबर और 5वां नंबर तो बिल्कुल सेम है, तो जानो कि बिल्कुल सेम नहीं है। अभी बताएं कि जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां सिंगल बॉन्ड है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा 5। आप लोग को समझ में आया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ में आ रहा है। इसको जब 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा तरीका से समझ में आएगा। तो रेजोनेंस को समझने के लिए आप लोग को कई एग्जाम्पल लेना होगा, कम से कम हम लोग 10 स्ट्रक्चर को बनाएंगे, तब जाकर के ये रेजोनेंस समझ में ठीक से आएगा और आपसे भी बन पाएगा कि कैसे कैसे इसको बनाना है। तो ये हम लोग अभी एग्जाम्पल जो देखे थे वो किसका देखे थे, वो देखे थे क्लोरोबेंजीन का। तो सोचो जरा, अगर हम इस जगह पर फिनॉल को ले लें, इस जगह पर किसको ले लें, फिनॉल, PHENOL, फिनॉल ले लें, तो फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5 और OH। अगर हमसे पूछेगा कि इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसका कितना, अच्छा इसमें एक बात आप लोग जरा और समझ लीजिए। अगर कोई बोलेगा कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये हो गया 5, अगर बोलेगा कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए, तो जरा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा उसको भी जरा सा समझ लीजिए। इसमें दिख रहा है आप लोग को कि पाई बॉन्ड हर जगह पर है, पाई बॉन्ड इसमें देखो जहाँ जहाँ पर पाई बॉन्ड था वहाँ वहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इसको दिखाएंगे किससे, इसको दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। किससे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से। अब यहाँ पर सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, वहाँ डबल, तो ये सिंगल तो हुआ, यहाँ पर क्लोरीन भी है और यहाँ पर हम लोग का लोन पेयर भी है, लेकिन यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था उसको दिखाएंगे डॉटेड से, तो ये उसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। अब जरा चार्ज के बारे में भी समझो। चार्ज देखो कहाँ कहाँ पर आया, इस जगह पर पॉजिटिव, और यही पॉजिटिव और निगेटिव जो मूव कर रहा है उसको भी दिखाना है। तो जरा ध्यान दो, ये जो लोन पेयर है ये निगेटिव है, ये जो लोन पेयर है ये निगेटिव है, और ये जो लोन पेयर है ये भी निगेटिव है। तो जरा ठीक से देखो, इस पर क्या आया, इस पर आया पॉजिटिव, इस पर क्या आया पॉजिटिव, तो इसको दिखा रहे हैं डेल्टा पॉजिटिव। इस जगह पर ऑर्थो पर आया तो इस जगह पे दिखा रहे हैं डेल्टा निगेटिव। इसमें दिख रहा है कि मेटा पारा पोजीशन पर, इस पर डेल्टा निगेटिव, और इसमें देखो कहाँ पर है, इसमें फिर ऑर्थो पर है, तो इस जगह पे भी डेल्टा निगेटिव। इससे क्या पता चलता है, तो ये पता चलता है इसमें ये है कि इसका मतलब ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो हो सकता है कि इंजीनियरिंग सबके एग्जाम में, बिहार बोर्ड से वैसे बोर्ड में तो नहीं पूछता है, वो ये पूछ सकता है कि इसमें किस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान ज़्यादा होगा। तो याद रखना है कि ऑर्थो पर और पारा पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है। याद आना, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक है, और मेटा पर इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है, क्योंकि इस जगह पर निगेटिव नहीं आया है। निगेटिव का मतलब होता है लोन पेयर, और लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहां पर अधिक होता है, तो हम आंसर मारेंगे ऑर्थो में भी और पारा में भी। यह पूछेगा कम किस पर होता है, तो आंसर मारेंगे मेटा पर। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, जरा 2-3 एग्जाम्पल देखते जाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान आप लोग को सही तरीका से देना पड़ेगा। तो अभी हम लोग देखने वाले थे किसको, अभी हम लोग देखने वाले थे फिनॉल को। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, आप लोग इसको अपने से बनाइएगा, जरा अपने से बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। फिनॉल कहते हैं किसको है, तो बेंजीन के ऊपर जो OH होता है इसी को हम लोग फिनॉल कहते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, तो 2 और 6 में से वो 2 को बॉन्ड बनाया, तो इसका मतलब इस पर 2 लोन पेयर है। अब क्या करेंगे, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको आप लोग बनाइएगा। बात समझ में आ रहा है, इसको क्या करना है, आप लोग को बनाना है। तो हम इसको कल बताएंगे, और आप अभी ये समझ लीजिए कि रेजोनेंस कहते किसको हैं, रेजोनेंस किसको कहते हैं। तो जरा ठीक तरीका से ध्यान देना है आप लोग को, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। जब
एक ही अणु या आयन, अणु हो गया मॉलिक्यूल, ये हो गया आयन, तो कहता है जब एक ही अणु या आयन की संरचना दो या दो से अधिक तरह से बनती हो, दो भी बनेगा या दो से ज्यादा ही बनेगा, बनती हो, जिसमें परमाणु का विन्यास अरेंजमेंट एक समान हो, मतलब एटम चेंज नहीं होता हो, एटम जिस जगह पर है, कार्बन जिस जगह पर वहीं पर रहेगा, एटम नहीं बदलेगा, केवल इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो कहता है कि परमाणु का विन्यास एक समान हो लेकिन इलेक्ट्रॉन का वितरण भिन्न भिन्न हो, तो ऐसी घटना को ही अनुनाद मतलब रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक बने संरचना को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाकर एक्चुअल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाकर के जो बनता है उसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, और जितना भी बनता है स्ट्रक्चर उसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये हिंदी मीडियम के लिए हो गया, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए याद रखना है कि दे फिनोमिना इन विच द मॉलिक्यूल और आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दो होगा या दो से ज्यादा होगा, हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लिया, एटम जो होना चाहिए उसका अरेंजमेंट सेम होना चाहिए, बट डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग आना चाहिए। बात आप लोग को समझ में आ रहा है? और यहाँ पर एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जितना भी स्ट्रक्चर बनेगा, वेरियस स्ट्रक्चर होगा, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसको बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हम लोग कल इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग तब तक इतना रिवीजन करना है और आप लोग को बना करके लाना है, मतलब बना करके रखिएगा, कल के लेक्चर में हम लोग उसको भी देखेंगे। ठीक है, 10 नंबर जो लेक्चर बनने वाला है किसका? फिनॉल का, और भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन आप लोग इतना को तैयारी कीजिएगा।